हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टडीज। तो दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं, हमारे चैनल के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, टाइम वेस्ट नहीं करना है और दूसरा, रटना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वैसे तो 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरे पास जो 12th क्लास के बच्चे आते हैं, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि उनको इस चैप्टर में दिक्कत होती है, क्योंकि ये होता है बेस ऑफ द अकाउंटिंग। जो बेस ऑफ द अकाउंटिंग होता है जर्नल एंट्रीज, जिससे कि पूरी अकाउंटिंग बनती है। तो जर्नल एंट्रीज ही होती ही रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट्स हैं, और अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ही नहीं आता तो आपसे जर्नल एंट्रीज भी नहीं हो सकती। तो पूरी अकाउंटिंग में ही दिक्कत होती है अगर जर्नल एंट्रीज में दिक्कत है। तो ये टॉपिक वैसे तो 11th क्लास का है, लेकिन 12th क्लास के बच्चों को भी दोबारा से इसको पढ़ना है। और जिन लोगों को लगता है कि उन्हें यह आता है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उन्हें काफी नई बातें पता लगेंगी। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझने से पहले हम कुछ बातें समझते हैं। देखिए, क्योंकि ये वीडियो मेरी जो है सिर्फ 11th क्लास वाले बच्चों के लिए नहीं है, 12th वाले बच्चों के लिए भी है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता दूं, जो अक्सर 12th वाले बच्चों को पता ही नहीं होता। हम 11th क्लास में जो पढ़ते हैं अकाउंटिंग, उसके अंदर हम जर्नल एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री करने के लिए ही हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ते हैं कि डेबिट के क्या रूल हैं और क्रेडिट के क्या रूल। देखिए, जो 11th क्लास में हम अकाउंटिंग करते हैं, वो अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप की करते हैं। पूरी 11th क्लास में हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप की करते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जब बिजनेस एक इंडिविजुअल पर्सन चलाता है, जैसे कि एक शॉपकीपर होता है, ठीक है, मतलब कि जो लोग भी अकेले बिजनेस करते हैं। 11th क्लास में आपका टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझे थे। देखिए, हम 11th क्लास में करते हैं अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप की। 12th क्लास में हम तीन एंटिटीज की अकाउंटिंग करते हैं। एक तो करते हैं पार्टनरशिप की, दूसरी करते हैं कंपनीज की, और तीसरी करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसे बोलते हैं एनपीओ। तो दोस्तों, हम करते क्या हैं, पूरे साल हम अकाउंटिंग करते रहते हैं। अकाउंटिंग करने का मतलब हम पूरे साल जर्नल एंट्रीज करते रहते हैं, और वही जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसके लिए ही हम समझ रहे हैं ये वाला चैप्टर। अब हम जब पूरे साल अकाउंटिंग करते रहते हैं, तो उससे लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे, लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे कि ये वाला साल चल रहा है, तो ये ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, और ये एंड होगा 31 मार्च 2021 को। तो ये ईयर के लास्ट डेट पर हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे कि पता लगेगा कि पूरे साल बिजनेस ने क्या किया है, मतलब कि बिजनेस ने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो देखिए, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीजें बनानी होती हैं। एक चीज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी चीज बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। और जो हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं तीन एंटिटीज, उसके अंदर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, तो पार्टनरशिप में हमें बनानी होती है ट्रेडिंग पीएनएल, उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। अगर हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी में बनानी होती है हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और दूसरी चीज बैलेंस शीट। अगर हम एनपीओ की बात करें, तो एनपीओ में हमें बनानी होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट। याद रखिए, एनपीओ के अंदर जो बैलेंस शीट बनती है वो दो बनती है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो चलिए अब बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए हमारी बुक में दो अप्रोचेस गिवन है। पहली अप्रोच है जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है जिसे बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है, और मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। तो दोस्तों, हम दोनों ही अप्रोच कवर करने वाले हैं, लेकिन मेरा फोकस 99% मॉडर्न अप्रोच की तरफ होगा, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ही आज के टाइम पे सही काम करती है। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें नहीं पढ़नी होती, लेकिन आज भी एग्जाम में 1 मार्कर में ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग ट्रेडिशनल मेथड से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, वो अपनी अकाउंटिंग को बिल्कुल बदल दीजिए, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच का कोई भी अब यूज नहीं है। तो सभी लोगों को मैं मॉडर्न मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग सिखाऊंगा। अब देखिए, मॉडर्न मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप एक छोटा बिजनेस होता है, और आप लोग अभी अभी नए हैं कॉमर्स में, इसलिए आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आएंगे, और सोल प्रोप्राइटरशिप से आप अकाउंटिंग भी पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसके अंदर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब कि
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी चीज होती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे बोलते हैं डेबिट साइड। याद रखिए, जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे बोलते हैं डेबिट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज आती है उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं एक्सपेंसेस साइड, जिसे डेबिट साइड भी बोलते हैं, और राइट हैंड साइड जो होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू साइड या इनकम साइड, और उस पे लिखा होता है ऊपर क्रेडिट। ओके दोस्तों, चलिए बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं लायबिलिटी, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है क्रेडिट साइड, और वहां लिखा होता है लायबिलिटी। और बैलेंस शीट के अंदर जो राइट हैंड साइड होती है उसे बोलते हैं एसेट साइड, और उसके ऊपर लिखा होता है डेबिट। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझनी है, क्योंकि हम जो भी पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं उससे ईयर एंड पर हम बनाते हैं ये दो चीजें। पहली चीज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी चीज बैलेंस शीट। तो इसके अंदर चार चीजें हो गई। एक हो गई एक्सपेंसेस, दूसरी चीज हो गई रेवेन्यू, बैलेंस शीट के अंदर एक साइड में लायबिलिटी और दूसरी साइड में एसेट साइड। दोस्तों मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको लायबिलिटीज, एसेट का और इनकम और रेवेन्यू का मतलब पता है, क्योंकि आप लोगों को मैं मानता हूं कि आप लोग 11th क्लास में काफी टाइम से आ चुके हैं, इसलिए आपने वो चीजें थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रखा होगा। और दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दूंगा आइटम्स लेकर के, कौन कौन सी चीजें रेवेन्यू होती हैं और कौन कौन सी चीजें एक्सपेंसेस होती हैं। इसी तरह से कौन कौन सी चीज बैलेंस शीट में एसेट में आती है और कौन कौन सी चीज लायबिलिटी में आती है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। हमने देखा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और हमने देखा बैलेंस शीट। हमने देखा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और हमने देखी बैलेंस शीट। ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप अपने लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में बनाता है, जब वो पूरे साल भर अकाउंटिंग करता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी एक्सपेंसेस साइड और राइट हैंड साइड है रेवेन्यू साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंसेस साइड के ऊपर लिखा था डेबिट, और राइट हैंड साइड रेवेन्यू साइड के ऊपर लिखा था क्रेडिट। इसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड थी लायबिलिटी साइड, जिसके ऊपर लिखा था क्रेडिट, डेबिट नहीं क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद एसेट साइड में लिखा था, एसेट साइड के ऊपर जो राइट हैंड साइड थी उसके ऊपर लिखा था डेबिट साइड। अच्छा दोस्तों एक और चीज, जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड जिसके ऊपर क्रेडिट लिखा है, उसका एक और स्पेशल आइटम है जिसे बोलते हैं कैपिटल, जिसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी साइड का बहुत ही स्पेशल आइटम होता है, इसीलिए हम इसको भी स्पेशल आइटम में कंसीडर करते हुए अपनी 5 कैटेगरीज बनाएंगे। और 5 कैटेगरीज मतलब पहली हमारी एक्सपेंसिव साइड, दूसरी रेवेन्यू, तीसरी लायबिलिटीज, चौथी कैपिटल और पांचवी एसेट। ये जो 5 कैटेगरीज बनी है इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो हमें इंडिविजुअली समझने हैं कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की कर रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो खुद अकेले दम पे एक बिजनेस चलाता है, और वो कोई से भी बिजनेस हो सकते हैं। वो एक जनरल स्टोर भी हो सकती है, एक पार्लर भी हो सकता है, एक सैलून भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक रेस्टोरेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों उसकी जो अकाउंटिंग होगी उसमें आपको सोचना है कि उसकी क्या क्या खर्चे होते हैं और उसकी क्या क्या कमाई होती है, उसके ऑफिस में किस किस तरह की एसेट यूज होती हैं और क्या क्या उसके ऊपर लायबिलिटीज होती हैं, मतलब कर्जे होते हैं। तो ये बात समझने के लिए हम इंडिविजुअली एक एक आइटम को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 5 कैटेगरी, पहली कैटेगरी है एक्सपेंसेस, फिर रेवेन्यू, फिर लायबिलिटीज, फिर कैपिटल और फिर एसेट। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस के अंदर आखिर इन 5 चीजों का मतलब होता क्या है। देखिए जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमें खर्चे भी होते हैं, हमारी कमाई भी होती है जिसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। उसके साथ साथ हमें बिजनेस करने के लिए कुछ एसेट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। एसेट्स की ज़रूरत मतलब जैसे कि हमें बिजनेस के अंदर कैश रखना होता है, हमें अपने बैंक में बैंक बैलेंस रखना होता है, हमें अपने पास कोई प्लांट एंड मशीनरी रखनी होती है, हमारे बिजनेस में कुछ डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, जिन्हें हम उधार पे सेल करते हैं। ठीक है, इस तरह से ही हमारी कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमने किसी से लोन लिया है या हमने किसी से सामान लिया है जिसको हमें पैसे वापस लौटाने हैं, या हमें मान लीजिए बिजली का बिल पे करना बाकी है अभी, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसी तरह से बिजनेस में खर्चे भी होते हैं, जैसे कि खर्चे क्या होते हैं, परचेज, हमने कोई चीज़ परचेज करी है वो हमारा खर्चा है। जैसे कि मान लीजिए आपका चिप्स का बिजनेस है, तो आपने चिप्स जो है मान लीजिए 90 रुपीज़ की खरीदी और 100 की बेच दी, तो 90 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंसेस में आएंगे और 100 रुपीज़ जो है वो आपके रेवेन्यू में आएंगे, क्योंकि वो सेल अमाउंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस के अंदर छोटे बिजनेस या आमतौर पे बिजनेस में किस किस तरह के एक्सपेंस होते हैं।
फिर देखेंगे किस किस तरह के रेवेन्यूज होते हैं, फिर देखेंगे, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लेकिन अभी से हम डिटेल में समझते हैं और एसेट्स को भी हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सपेंसेस को समझते हैं कि एक्सपेंसेस आखिर क्या चीजें होती हैं और बिजनेस के अंदर क्या क्या टाइप के खर्चे होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सपेंसेस। अब देखिए एक्सपेंसेस मतलब होता है बिजनेस के खर्चे। तो बिजनेस के खर्चे मतलब जैसे परचेजेस एक खर्चा है, परचेजेस मतलब जो भी आप सामान खरीदते हैं वो आपका खर्चा है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने एम्प्लॉयज रख रखे हैं, मतलब आपने दुकान के अंदर, शॉप के अंदर अपने कुछ नौकर रख रखे हैं जिनको आप सैलरी पे करते हैं, या उनको आप वेजेस पे करते हैं, दिहाड़ी पे करते हैं, या आप उन्हें मंथली सैलरी पे करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें खर्चे हैं। दूसरी चीज, आपने जो शॉप है वो रेंट पे ले रखी है, तो रेंट भी आपका खर्चा हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया, सामान मंगाने के लिए आपने कुछ उसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करे, या आपने कैरेज के एक्सपेंसेस पे करे। सामान आता है तो उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और अगर सामान जाता है तो उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। दोनों ही हमारे खर्चे होते हैं जो कि ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे होते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया होगा तो उसके लिए आपने करंट अकाउंट खुलवाया होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है। उसमें आप जो है आप बैंक चार्जेस वगैरह पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने अगर लोन ले रखा होगा तो आप उस पर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी को उधार पे सामान बेचा था और उस इंसान ने पैसे देने से मना कर दिया है, तो उसको भी आपको आप खर्चे में ही डालना पड़ेगा। जब आप उधार पे सामान बेचते हैं तो आपको जिस इंसान से पैसे मिलने वाले होते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। लेकिन जब डेटर पैसे नहीं देता, तो वैसे डेटर हमारी एसेट होती है, लेकिन जब डेटर पैसे नहीं देता तो उसे हम खर्चे में डाल देते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ के नाम से। तो अब देखते हैं रेवेन्यू के आइटम्स। देखिए, रेवेन्यू का सबसे मेन आइटम होता है सेल्स। सेल्स मतलब जब आप सामान बेचते हैं, तो सामान जब बेचते हैं उसे बोलते हैं सेल, तो वाला अमाउंट जो होता है वो रेवेन्यू की साइड आता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं रेंट रिसीव। मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आपने कोई छोटी सी शॉप किसी को रेंट पर दे दी और उससे आप रेंट कमा रहे हैं इस बार। तो पिछली बार हमने रेंट पे शॉप ली थी तो हम रेंट पे कर रहे थे, लेकिन इस बार हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इस बार रेंट हमारी इनकम हो गई। इसके बाद दोस्तों देखिए सैलरी। सैलरी में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है, जब भी सैलरी नाम आता है तो बच्चे सोचते हैं सैलरी तो हमारी इनकम होती है। लेकिन देखिए, सोचने का नजरिया इस बार आपका बदलना चाहिए, क्योंकि इस बार हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं। और जब हम बिजनेस करते हैं तो हम जॉब नहीं कर रहे, हम लोगों को सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी इस बार हमारी इनकम नहीं होती, हमारा खर्चा होता है। तो याद रखिए, सैलरी रेवेन्यू में नहीं आता, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस में ही आता है, जो मैंने आपको पहले ही कवर कर दिया था एक्सपेंसेस में। तो सैलरी में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या कमाइयां होती हैं। जैसे कि आपने बैंक में एफडी करा दी है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी आपका रेवेन्यू होता है, इनकम होती है। रेवेन्यू को इनकम भी बोला जाता है। उसके बाद आपने किसी को कोई बिजनेस दिलवाया या किसी का कोई काम करा, उस पर आपको कमीशन मिलती है, तो कमीशन भी आपकी रेवेन्यू होती है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर आपने कोई चीज सामान खरीदा और सामान खरीदते टाइम अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला, ठीक है, अगर वो आपको डिस्काउंट मिला तो वो डिस्काउंट भी यहां पर आता है, जिसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक आइटम होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई डेटर था, डेटर ने पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने आपको बताया था अगर डेटर पैसे नहीं देता तो वो चीज हमारी एक्सपेंस साइड में आ जाती है बैड डेट रिटर्न ऑफ के नाम से। लेकिन मान लीजिए वो इंसान आगे चल के थोड़े टाइम बाद हमें अगर पैसा लौटा देगा तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो अगर हमें वो पैसा लौटा देता है तो वो हम रेवेन्यू साइड में डाल देते हैं बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। चलिए, तो बात करते हैं लाइबिलिटीज की। देखिए, लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि बिजनेस को, आउटसाइडर्स को कितने पैसे देने हैं, मतलब कि बिजनेस पे कितना कर्जा है। अच्छा, देखिए, लाइबिलिटीज के अंदर एक मेन आइटम आता है जिसे बोलते हैं कैपिटल। अभी कैपिटल को छोड़कर हम लाइबिलिटीज का मीनिंग समझते हैं। लाइबिलिटीज का मीनिंग होता है कि जितनी बिजनेस को बाहर वाले लोगों को पैसे देने। अब देखिए, बाहर वाले कौन कौन लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस को पैसे देने होते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस ने किसी से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, अब लोन को उन्हें वापस लौटाना है, इसलिए लोन लाइबिलिटी होती है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपने किसी से सामान खरीदा था और वो सामान उधार पर खरीदा था, तो वो इंसान आपका क्रेडिटर बन जाता है और उसको भी आपको पेमेंट करनी होती है, इसलिए उसे लाइबिलिटीज में लिखते हैं। और देखिए, जैसे कि क्रेडिटर अगर लिख कर देता है या आप उससे लिखवा लेते हैं कि आप मेरे क्रेडिटर हो और आपको मैं पेमेंट इतने महीने बाद कर दूंगा, तो उस क्रेडिटर को बिल पेबल भी बोल दिया जाता है। ठीक है। तो बिल पेबल का सिंपली मतलब आप ये समझेंगे कि वो क्रेडिटर ही होते हैं, बस वो ऐसे क्रेडिटर होते हैं जिनसे बात जो होती है लिखत में होती है, मतलब कि रिटर्न में होती है।
चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या चीजें आती हैं लाइबिलिटीज में, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कोई भी चीज का खर्चा हो चुका है बट अभी आपने पे नहीं करा। जैसे कि आपने किसी की सैलरी अभी पे करनी बाकी है, मतलब वो सैलरी कमा चुका है बट अभी आपने दी नहीं क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं है, या आपके पास कोई भी वजह है जिसकी वजह से आपने वो सैलरी पे नहीं करी, या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करा, या आपने रेंट नहीं पे करा, तो उन चीजों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसके बाद देखिए जो बैंक बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस हमारा वैसे तो एसेट होता है लेकिन कई बार बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, तो उस चीज को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और जब बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है तो आपको बैंक से पैसे लेने नहीं होते बल्कि आपको बैंक को पैसे देने होते हैं, तो इसलिए उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और जितने भी तरीके के खर्चे होते हैं जो आपको पे करने थे लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करे, तो उनको बोलते हैं हम लाइबिलिटीज। तो बात करते हैं फोर्थ आइटम की, जो कि है कैपिटल। देखिए मैंने आपको बताया था जो कैपिटल है वो लाइबिलिटीज में ही आता है और लाइबिलिटीज साइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। देखिए कैपिटल लाइबिलिटीज में क्यों आता है, पहले ये बात समझते हैं। कैपिटल असल में वो पैसा होता है जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस में लगाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो होती है वो ये कहती है कि जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। इसलिए जो भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो ये मानता है कि मैंने ओनर से कर्जा लिया है जो कि मुझे कभी ना कभी तो वापस लौटाना ही होगा। इसीलिए कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी साइड में आता है। और कैपिटल एक इंपॉर्टेंट आइटम होता है क्योंकि ये लायबिलिटी होती है टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस, इसलिए इसको सेपरेटली कंसिडर करते हैं। और ये कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी के नेचर जैसा ही होता है, मतलब इसका भी नेचर हम वही मानेंगे जो कि लायबिलिटीज के ऊपर लिखा था, जो कि क्रेडिट लिखा था। तो लायबिलिटी तो कैपिटल के अंदर एक चीज और होती है जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, मतलब कि जब बिजनेस में पैसा ओनर लगाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल, और जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। तो देखिए ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल की उल्टी होती है, क्योंकि वो पैसा जब निकालते हैं तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, जब भी हम किसी आइटम्स की बात कर रहे हैं तो आप उसके दो एस्पेक्ट अभी नहीं देखेंगे। दो एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो देखिए कैश या बैंक भी बढ़ेगा साथ साथ, मतलब कैश या बैंक बिजनेस में आएगा, और दूसरी चीज कैपिटल नाम से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो हमारा फिफ्थ आइटम है एसेट्स। देखिए एसेट्स को समझने के लिए हम एक आसान तरीका देखते हैं। देखिए एसेट्स को समझने के लिए हम अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग देख सकते हैं। देखिए अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तो देखिए वही चीज जो थी उसे ही कॉमर्स में बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास स्टॉक है जिसे इन्वेंट्री भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें एसेट्स हो सकती हैं। देखिए अगर आपने किसी को सामान बेच रखा होगा तो वो आपका डेटर होगा, क्योंकि आपको उससे पैसे लेने होंगे, और जिनसे हमें पैसे मिलने होते हैं एक तरीके से वो भी हमारा एसेट ही होता है, क्योंकि उससे हमें पैसे मिलने होते हैं तो उसे भी हम एसेट ही कंसिडर करते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं जिन्हें हम एसेट बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को पैसा एडवांस में पे कर दिया, अभी वो चीज हमने उससे सर्विस ली नहीं है, अभी हमने उसे एडवांस में पैसा पे कर दिया, जिसे कि प्रीपेड भी बोलते हैं। जैसे कि हमने मोबाइल रिचार्ज करा लिया जो कि अगले महीने तक चलेगा, तो वो आज के डेट में हमारी एसेट बन जाती है। और गुडविल, देखिए गुडविल क्या चीज होती है ये बात हम कभी डिटेल में समझाएंगे, लेकिन गुडविल हमारी एसेट होती है। और दूसरी चीज, अगर हम कोई पैसा कमा चुके हैं बट अभी हमें मिला नहीं है, जो कि डेटर जैसा होता है, तो उसे एक्रूड इनकम्स बोलते हैं। तो एक्रूड इनकम्स भी हमारी एसेट होती है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमने जो 5 कैटेगरीज देखी हैं, जहां पर पहला था एक्सपेंसेस, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा लाइबिलिटीज, फोर्थ हमारा कैपिटल और फिफ्थ हमारा एसेट्स। मतलब कि 5 कैटेगरीज के अंदर हमने कई सारे आइटम्स देखे, जैसे एक्सपेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, रेवेन्यूज के अंदर बहुत सारी चीजें, लाइबिलिटीज के अंदर, कैपिटल के अंदर और एसेट्स में। हमने ये देखा कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, और लाइबिलिटीज, कैपिटल और एसेट जो है वो हमारी बैलेंस शीट में आती है। अब हम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सपेंसेस और एसेट जो होते हैं इनका रूल होता है डेबिट, क्योंकि इनके ऊपर डेबिट लिखा होता है, और रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर क्रेडिट लिखा होता है। और याद रखिए ये डेबिट और क्रेडिट की जो मैं बात कर रहा हूं ये अकाउंट से ही आया है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल के ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिखा होता था एक्सपेंस और रेवेन्यू में, और
बैलेंस शीट के अंदर एसेट पे डेबिट लिखा होता था और लाइबिलिटीज और कैपिटल पे क्रेडिट लिखा होता था। अब आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस और एसेट जो होते हैं इनका रूल होता है डेबिट, क्योंकि इनके ऊपर डेबिट लिखा होता है। रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल का रूल होता है क्रेडिट, क्योंकि इन तीनों ही आइटम्स पे क्रेडिट लिखा होता है। तो देखिए हमारी जो कैटेगरीज बनी यहाँ पर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, कैपिटल और एसेट, इनको हम बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट याद रखिए, जब भी जैसे मैंने मान लीजिए एक्सपेंस का कोई आइटम बोला, सपोज मैंने आपसे सैलरी बोला या मैंने आपसे इलेक्ट्रिसिटी बोला, तो ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा बताइए सैलरी क्या होती है, तो आप बोलेंगे एक्सपेंस होती है सैलरी। और मतलब कि मैं आपसे पूछूंगा सैलरी का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्सपेंसेस। फिर मैं आपसे पूछूंगा और एक्सपेंसेस का रूल क्या होता है, तो आप बोलेंगे डेबिट। ठीक है, हर जगह हम यही आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब मेन बात यह आती है कि हम जो बिजनेस में अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 11th क्लास में आपकी जो अकाउंटिंग है उसका नाम ही है डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब कि एक चीज आती है और एक चीज जाती है। इसका मतलब हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। हालांकि मैंने जो आपसे कहा कि एक चीज आती है और एक चीज जाती है, ये ट्रेडिशनल मेथड का तरीका है, लेकिन मैं आपको अकाउंटिंग इस तरह से नहीं सिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग में एस्पेक्ट किस तरह से पहचानते हैं, और उसके साथ साथ हम डेबिट क्रेडिट का रूल भी समझ लेंगे, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक चार्ट है, और उसी से मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझाऊंगा। देखिए इसके अंदर मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं ट्रांजेक्शन्स के, जिसके अंदर हम सीक्वेंस से समझते हैं कि कैसे हम किसी ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट निकालते हैं। पहली बात यह होती है कि ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उसमें जितना अमाउंट डेबिट होता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट होता है। इसीलिए आपकी जो बुक है 11th क्लास की, उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग। देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम करते ही नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें हम एग्जांपल में देखते हैं, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल एंट्री के हिसाब से इसके अंदर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। देखिए पहला अकाउंट होगा कैश, कि इसका मतलब कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस के अंदर। अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ। और दूसरी चीज कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हुई, क्योंकि ओनर जो होता है और जो बिजनेस होता है वो एक दूसरे से सेपरेट और डिस्टिंक्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ये मानेगा कि ओनर का पैसा बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, और उस पैसे की वजह से बिजनेस में कैश आ गया है, और कैपिटल जैसे कि लाइबिलिटी साइड में आता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कैश और कैपिटल। अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे लॉजिकली समझना और सोचना काफ़ी मुश्किल होगा कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रांजैक्शन में, लेकिन फिलहाल आप इसे याद भी कर सकते हैं कि कैश और कैपिटल होते हैं जब भी कोई ओनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, मतलब पैसा लगाता है, कैश और कैपिटल। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट। अब इसमें से एक बात तो पक्का है कि एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। अब कौन सी चीज़ डेबिट और कौन सी चीज़ क्रेडिट, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूल समझने के लिए कि कैश का अकाउंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैश का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट, और कैपिटल का नेचर ऑफ अकाउंट होता है कैपिटल। कैपिटल अपने आप में ही एक नेचर ऑफ अकाउंट होता है, इसलिए कैपिटल का नेचर ऑफ अकाउंट कैपिटल होगा और कैश का एसेट होगा। उसके बाद देखिए जो एसेट होती है उसका रूल होता है, जैसे कि एसेट के ऊपर डेबिट लिखा होता है और कैपिटल के ऊपर क्रेडिट लिखा होता है। तो देखिए एसेट के ऊपर डेबिट लिखा होता है, इसलिए एसेट का रूल डेबिट होगा और कैपिटल का क्रेडिट होगा। अब एक चीज़ देखिए, हमने ये बात करी थी कि जब भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा ओनर कैश, तो कैश इंक्रीज होगा, मतलब कि कैश यहाँ पर बढ़ रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, और कैपिटल भी इंक्रीज होगी, कैपिटल बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया इंक्रीज, और यहाँ पर भी इंक्रीज लिख दिया। यहाँ पर क्योंकि कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ी, इंक्रीज। जरूरी नहीं है यहाँ पर इंक्रीज आए, डिक्रीज भी आ सकता है। एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज, और एक में डिक्रीज एक में इंक्रीज भी आ सकता है। रूल में दोनों डेबिट भी हो सकते हैं, दोनों क्रेडिट भी हो सकते हैं, डेबिट क्रेडिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट डेबिट भी हो सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। अब अगर यहाँ पर रूल डेबिट होगा और यहाँ चीज़ इंक्रीज हुई है तो इसे हम बोलेंगे कि डेबिट ही हुआ है। मतलब कि अगर जो रूल होता है और चीज़ अगर इंक्रीज होती है तो वही बात रहती है।
तो मैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलूँगा कि कैश जो है डेबिट हुआ है, क्योंकि डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम डेबिट बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे। अगर डेबिट डिक्रीज हुआ होता तो हम बोलते कि ये क्रेडिट हुआ है, तो हम बोलते कैश क्रेडिट हुआ है, लेकिन डेबिट यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब है अगर जो रूल होता है और यहाँ अगर इंक्रीज वर्ड लिखा होता है तो ये डेबिट ही होता है, और ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट के आगे इंक्रीज वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये क्रेडिट ही रहेगा। और अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाता। अब यहाँ पर क्रेडिट लिखा है और यहाँ इंक्रीज लिखा है तो सेम रहेगा, मतलब ये क्रेडिट रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें एक चीज़ डेबिट हो गई और एक चीज़ क्रेडिट। हमेशा एक चीज़ डेबिट तो क्रेडिट होगी, यहाँ क्रेडिट आता तो यहाँ डेबिट आता। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि कैश डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुई है, कैश डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुई है। तो दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें लिखा है बोरोड फ्रॉम नरेश। बोरोड फ्रॉम नरेश का मतलब है कि बिजनेस ने नरेश से 1 लाख रुपीस लोन लिया है, मतलब पैसे उधार लिए हैं। तो इसके अंदर दो एस्पेक्ट होंगे, एक तो कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, बिजनेस में कैश आएगा जब भी हम किसी से लोन लेंगे। और दूसरी चीज, लोन भी बिजनेस के अंदर बढ़ेगा। लोन बढ़ेगा मतलब बिजनेस का कर्जा बढ़ेगा, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ेगी, लोन बढ़ेगा। मतलब कि अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो एक तो हमारे पास कैश आएगा और दूसरी चीज हमारे ऊपर किसी का लोन बढ़ेगा, मतलब कि कर्जा बढ़ेगा। अब देखिए सबसे पहले लोन का देखते हैं। लोन का नेचर ऑफ अकाउंट होता है लाइबिलिटी, क्योंकि लोन कर्जा होता है इसलिए इसे लाइबिलिटी कहते हैं। और कैश का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट। लाइबिलिटी का रूल होता है क्रेडिट, क्योंकि उसके ऊपर क्रेडिट लिखा होता है, और एसेट का रूल होता है डेबिट। चलिए इसके बाद मैंने जैसे एरो बनाया तो इसका मतलब लोन इंक्रीज हो रहा है और कैश भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए अगर क्रेडिट इंक्रीज होता है तो उसके सामने हम क्रेडिट में अमाउंट आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी इंक्रीज लिखा होता है तो सेम चीज होती है। यहाँ डेबिट है, यहाँ इंक्रीज है, तो इसका मतलब डेबिट हुआ। तो आप देख सकते हैं लोन क्रेडिट हुआ है और कैश यहाँ पर डेबिट हुआ है। तो एक चीज क्रेडिट एक चीज डेबिट, ये हमेशा पक्का ही होगा। ठीक है कि एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। दोबारा से क्लियर कर देता हूं, यहां पर क्रेडिट डेबिट आया है भले ही, लेकिन दोनों जगह क्रेडिट भी आ सकता है और दोनों जगह डेबिट भी आ सकता है। यहां दोनों जगह इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है। लेकिन याद रखिए इस वाले कॉलम में एक जगह डेबिट आएगा तो दूसरी जगह क्रेडिट। अगर डेबिट इधर आता तो क्रेडिट इधर आता, इधर क्रेडिट आया तो इधर डेबिट आएगा। तो देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन है जिसमें हमने परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। हमने फर्नीचर खरीदा है कैश देकर राज फर्नीचर हाउस को, मतलब कि हमने कैश में फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपीज़ का। तो देखिए हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला है कैश और दूसरा है फर्नीचर। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया और फर्नीचर हमारे पास आया, तो इसका मतलब फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो गया। अब देखिए कैश जो होता है वो एसेट उसका नेचर होता है और फर्नीचर का नेचर भी हमारा एसेट ही होता है। एसेट का रूल होता है डेबिट और एसेट का रूल होता है डेबिट। जब हमारे पास से कैश गया तो कैश हमारा डिक्रीज हुआ है और फर्नीचर हमारे पास आया तो इंक्रीज हुआ है। डेबिट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट और यहाँ डिक्रीज लिखा है तो इसका मतलब डेबिट की ऑपोजिट चीज क्या होती है, क्रेडिट। तो इसलिए क्रेडिट में यहाँ पर, और यहाँ पर डेबिट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट ही हुआ है। एक चीज क्रेडिट तो दूसरी चीज डेबिट। तो हम कह सकते हैं कि कैश क्रेडिट हुआ है और फर्नीचर डेबिट हुआ है। उसके बाद हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन है जिसमें लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम डेली सेफ फॉर ₹40,000। इसका मतलब यह है कि हमने एक शॉप है जिसका नाम है डेली सेफ, उससे एक फर्नीचर खरीदा है। और फर्नीचर में जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा हो और कैश वर्ड ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि फर्नीचर हमने उधार पे खरीदा है। अब देखिए अगर फर्नीचर हमने उधार पे खरीदा है तो एक तो फर्नीचर हमारे पास आ गया और हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, और क्रेडिटर का नाम है डेली सेफ। मतलब कि फर्नीचर हमारे पास आ गया तो बढ़ गया और क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर मतलब जिन लोगों को हमें पैसे देने हैं, जो हमारा कर्जा है, लाइबिलिटी है, वो बढ़ गई और हमारे एसेट भी बढ़ गए। अब एसेट का रूल डेबिट होता है, लाइबिलिटी का रूल क्रेडिट होता है। और जैसे कि एरो से आप देख सकते हैं यहाँ इंक्रीज आएगा, यहाँ पे भी इंक्रीज आएगा। डेबिट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और क्रेडिट अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। चलिए तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारी कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। देखिए जब भी यहाँ लिखा होता है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम तो इसका मतलब श्याम हमारा डेटर होगा, और डेटर का मतलब होता है जिसे हमने सामान उधार पर बेचा था, उससे हमें पैसे लेने हैं और उसने हमें पैसे पे कर दिए। तो अगर हमारे डेटर ने हमें पैसे दे दिए, डेटर का मतलब जिसे हमने सामान बेचा था उसने हमें पैसे दे दिए। अगर हमने हमें पैसे दिए तो इसका मतलब कैश इंक्रीज हो गया, हमारे पास कैश आया, और डेटर हमारा जो डेटर था अब वो डेटर नहीं रहेगा, क्योंकि जब उनने हमें पेमेंट कर दी तो अब हम उसे डेटर तो बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब डेटर हमारा डिक्रीज हो गया। अब देखिए कैश हमारा एसेट होता है और डेटर हमारा एसेट होता है। इसका नेचर और इसका नेचर एसेट हो गया, रूल डेबिट, इसका नेचर एसेट तो रूल डेबिट, क्योंकि एसेट के ऊपर डेबिट लिखा होता है। अब आप देख सकते हैं एरो से ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है।
अगर ये डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, और डेबिट डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये क्रेडिट होगा। इसके बाद 6 ट्रांजेक्शन है जिसमें लिखा है कैश पेड टू महेश। देखिए अगर हम कैश पेड कर रहे हैं महेश को तो इसका मतलब महेश हमारा क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर का मतलब होता है ज़रूर हमने इससे सामान खरीदा होगा जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं। अब देखिए हमारी बुक में वो क्रेडिटर होगा जिसे हम ये मान रहे हैं कि हमें इसे पेमेंट करनी है। जब हमने उसे पेमेंट कर दी तो अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास से कैश चला जाएगा और कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए क्रेडिटर का नेचर जो होता है वो लाइबिलिटी होता है और कैश का एसेट होता है। इसके आगे क्रेडिट लिखा होता है, इसके आगे डेबिट, और यहाँ पर एरो से डिक्रीज डिक्रीज, क्रेडिट के आगे डिक्रीज तो ये डेबिट, और डेबिट के आगे डिक्रीज तो ये क्रेडिट। इसके बाद 7 ट्रांजैक्शन है विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले। जब भी बिजनेस से पैसे निकालेंगे तो कैश कम होगा। और दूसरी चीज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब कि कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम ही ड्राइंग्स होता है, तो इसका मतलब ड्राइंग्स भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, मतलब कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल डिक्रीज हो गई है इस केस में। तो देखिए कैश का नेचर हमारा एसेट होता है, ड्राइंग का नेचर कैपिटल होता है। एसेट का रूल डेबिट, कैपिटल का रूल क्रेडिट, और ये डिक्रीज हो रहे हैं। एरो के हिसाब से आप देख सकते हैं डेबिट जब डिक्रीज होते हैं तो फिर क्रेडिट होता है, या क्रेडिट जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। इसके बाद देखिए हमारा कोई स्टाफ है और उसे हमने सैलरी पे करी है, तो इसका मतलब सैलरी का खर्चा बढ़ चुका है बिजनेस के अंदर और कैश कम हो चुका है। और सैलरी का एक नेचर होता है एक्सपेंस और कैश होता है एसेट, और इसका रूल डेबिट, इसका रूल डेबिट, ये एरो के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज, और डेबिट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डेबिट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो हम ये कह सकते हैं कि सैलरी डेबिट हुई है और कैश हमारा क्रेडिट हुआ है। इसके बाद देखिए हमने पेड रेंट बाय चेक कट जाता है। देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है 9 ट्रांजेक्शन, रेंट रिसीव बाय कैश। रेंट हमें मिला है तो इसका मतलब रेंट हमारी इनकम है जो कि बढ़ गई है। और दूसरी चीज़ कैश हमारे पास आया है तो कैश भी हमारा बढ़ गया है। कैश का नेचर होता है एसेट, और रेंट हमें मिला है तो रेंट हमारी इनकम है, मतलब रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू का नेचर होता है, मतलब रेंट का नेचर होता है रेवेन्यू। तो एसेट का रूल होता है डेबिट और रेवेन्यू का रूल होता है क्रेडिट। ये डेबिट हुआ है, और देखिए एरो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज है और इंक्रीज है, तो यहाँ पर डेबिट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट, क्रेडिट इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट। इसके बाद आप देख सकते हैं पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5000। हमने लोन ले रखा था, उस पर हमने इंटरेस्ट पे करा है, और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस होता है इसका मतलब इंटरेस्ट हमारा खर्चा है चूंकि खर्चा इंक्रीज हुआ है, और कैश हमारे पास से गया है और तो वो डिक्रीज हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है और कैश हमारा एसेट होता है, और एरो के हिसाब से इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। इसका रूल होता है डेबिट, इसका रूल होता है डेबिट। डेबिट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हुआ है, और डेबिट डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी आपने मॉडर्न मेथड में आज सीखा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको जरा सा भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको कोई टॉपिक्स जो डिफिकल्ट लगते हैं आप मुझे प्लीज बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी उन्हीं पर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हमें यहीं फिनिश करना होगा, क्योंकि हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, और ट्रेडिशनल मेथड में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड दोनों की बात करी थी, लेकिन आज हमने कवर किया है सिर्फ मॉडर्न मेथड। क्योंकि देखिए दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड जो है आज के टाइम पे काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं कि जो लोग ट्रेडिशनल मेथड से आज भी अकाउंटिंग कर रहे हैं आप उनके साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर कॉमर्स स्टूडेंट के साथ आप ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो समझ पाए कि मॉडर्न मेथड कितना अच्छा है ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, ये ज्यादा आसान मेथड है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बात और, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।